चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अपन ने जहाँ पे फिनिश किया था उसके आगे बढ़ते हैं अभी। लास्ट टाइम में कुछ डाउट है किसी को? चलो तो अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करते हैं एंड वी विल सी डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यस, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास इज द डोमिनेटिंग फैक्टर हियर। जिसका मास ज्यादा, जनरल ट्रेंड में जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, तो अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो डेंसिटी क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। यस, इट विल इंक्रीज। सो लिथियम का सबसे कम होना चाहिए था, उसके बाद सोडियम का होना चाहिए था, बट सोडियम का नहीं होगा, तुम्हारे पास होता है किसका? पोटेशियम का। देन ये ऑर्डर आता है, दिस इज द ऑर्डर। प्रॉब्लम बाकी सब इंक्रीज हो रहा है बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम, पोटेशियम हैज लेसर डेंसिटी, पोटेशियम इज लाइटर, लिख सकते हो पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। उसका रीजन क्या है? पोटेशियम जो है वो फोर्थ सबशेल का। पोटेशियम के बाद जनरली अपन क्या फिलअप करते हैं? पोटेशियम कैल्शियम फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट फिलअप करते हैं। तो वहां पर क्या है, उसके ग्रुप के उसके पीरियड के अंदर 3D ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट होने के कारण उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यस यस नो। और बढ़ने के कारण, वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ पर? सोडियम और पोटेशियम में, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू मास वाला फैक्टर। तो वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है उसका रीजन मैं देख चुका हूँ। तो क्या सर यही सेम चीज फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी होगा? यस, यही सेम चीज कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी होगा। दिस द सेम थिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम में होगा। कैल्शियम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, इट हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। और बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी प्रॉब्लम। मैग्नीशियम में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर इसका जो है लेस पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी पता होगा सबको, सॉलिड स्टेट इट हैज लेस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की अगर पैकिंग एफिशिएंसी कम है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम। तो मैग्नीशियम का डेंसिटी मास के करस्पॉन्डिंग बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था, पर उसका डेंसिटी जो है वो बेरिलियम से कम है। रीजन पैकिंग एफिशिएंसी वाला। तो यहाँ पर डेंसिटी में क्या वो फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेंगे? यस, वो फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या आएगा? सबसे कम कैल्शियम का, उससे ज्यादा, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड है यार, कैल्शियम का मैग्नीशियम से कम है क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के कारण, और मैग्नीशियम का बेरिलियम से भी कम। तो बेरिलियम का इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम नॉर्मल रहे। अब तुम मुझे बताओ डेंसिटी में मास किसका ज्यादा है? अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊं, एल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स में, मास किसका ज्यादा है? एल्कली, अल्काइन अर्थ मेटल? अल्काइन अर्थ मेटल। अरे मास मास बच्चे, एल्कली मेटल्स का कैसे हो सकता है तुमने? अरे सोडियम और मैग्नीशियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसका मास ज्यादा होगा? एल्काइन अर्थ मेटल्स का। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? एल्काइन अर्थ मेटल्स का। ये सारे के सारे वाटर से ज्यादा डेंसर है। अगर इनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो फ्लोट करेंगे, सिंक करेंगे? फ्लोट करेंगे, सिंक कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे। और वहां पर लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, दे आर द लाइटर देन वाटर, हैंस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो वाटर की सरफेस पे क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। ठीक, डेंसिटी कम है तो डेफिनेटली क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, वहां पे सारे के सारे सिंक कर जाएंगे। कौन से तीन यहाँ पे फ्लोट करेंगे? यहाँ पर ये तीन फ्लोट करेंगे। खत्म। डेंसिटी वाले पार्ट में किसी को कुछ डाउट है तो अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यस नो? सर ये पैकिंग एफिशिएंसी वाला याद रखना है ना? हाँ बच्चे याद रखना। ओके सर। पैकिंग एफिशिएंसी वाला याद रखना है। यस, तुम ऐसे किसी भी एलिमेंट को देख के कंपेयर नहीं कर सकते हो कि उसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा या कम होगा।
वो एक्सपेरिमेंटल, तो उसको अपने को याद रखना है। आगे बढ़े, मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो जो भी। और मैं अभी आज थोड़ा चैट सेक्शन में उतना एक्टिवली नहीं देख पाऊंगा, तो इट्स नॉट लाइक के मैं मतलब इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आई नो कि कौन कौन रिप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा स्पीड के साथ करते, क्योंकि आई हैव अनदर लेक्चर फ्रॉम 7 o'clock, इसलिए मैंने 5:30 to 7 रखा है। 7 to 9 आई हैव अनदर लेक्चर, तो थोड़ा स्पीड में करते हैं अपन। यस सर। ठीक है, बट बी एक्टिव ऑन द चैट सेक्शन, क्योंकि मैं चैट सेक्शन देख रहा हूँ, इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ठीक। चलो, मेटेलिक एक्टर जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, उसका मेटेलिक एक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। और कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम या जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा? वेरी गुड। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा उसका मेटेलिक एक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब मेटेलिक एक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल। टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? टॉप टू बॉटम जाने में रेडियस बढ़ता है। और आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। अगर आयनाइजेशन कम हो रहा है तो नीचे जाने पे मेटेलिक एक्टर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक एक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम ये पूरे पीरियोडिक टेबल, ये ऑर्डर भी लिख सकते हो, पूरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाओगे मेटेलिक एक्टर हमेशा बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग, सॉरी मेटेलिक एक्टर, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या, वो डिक्रीज होगा। तो वो डिक्रीज होगा, तो अगर मेरे को एल्कली मेटल सिलिकॉन अर्थ मेटल में कंपेयर करना है तो डेफिनेटली किसका ज्यादा होगा, एल्कली मेटल्स का ज्यादा होगा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम में कंपेयर करना है तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? मेटेलिक एक्टर खत्म। फिर अब तो मुझे बताओ स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होता है, इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। उतना सबको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल फंडा क्या है, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा? अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दो मेटल्स के बीच में अट्रैक्शन भी उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्कली मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। और एल्काइन अर्थ मेटल में दो। तो किसमें मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, एल्काइन अर्थ मेटल में। वेरी गुड। अब तुम एक और चीज सोचो, अगर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, वो हार्ड होगा। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा अच्छे से डेंसर है वो, तो हार्ड होगा। क्या उसको नाइफ से कट कर सकते हैं, क्या उसको इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, नहीं। और वही अगर एल्कली मेटल्स है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसका मतलब वहां पे उतनी अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं है इसीलिए तुम इजीली उसको नाइफ से कट कर सकते हो। यस, ये पढ़ा होगा तुमने लोअर क्लासेस में, उसका रीजन ये है। तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, या फिर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज कम होगा तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब डेफिनेटली स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अगर तुम टॉप टू बॉटम में क्या देखोगे, साइज देखोगे, टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज बढ़ता है, तो स्ट्रेंथ क्या होगा मेटेलिक बॉन्डिंग का, ये आएगा। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ क्या आएगा, यहाँ पर भी ये आएगा। एल्कली मेटल सिलिकॉन अर्थ मेटल में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा होगा। बोलो, डाउट है 8th पॉइंट में, देखो रिया क्या हो गया, बोलो, अपना माइक ऑन करो। सर सर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो रिपल्शन बच्चे, भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना? इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, बट एक चीज ये भी तो देखो ना, न्यूक्लियस और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन होगा ना। यस सर। एक मेटल दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यस, यस सर। ओके।
तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। यस बच्चे, यस सर, ओके, खत्म। यस सर। अब सॉफ्टनेस जो है वो मेटेलिक बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सॉफ्टनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। तो सॉफ्टनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम जो है इट इज द हार्डेस्ट अमंग ऑल। मैंने ये नहीं बोला है कि लिथियम को तुम नाइफ से कट नहीं कर सकते हो, लिथियम को तुम नाइफ से कट कर सकते हो, बट इन सब में क्या है, वो हार्डेस्ट है। अदर्स कैन इजीली कट बाय नाइफ, बाकी सबको इजीली कट कर सकते हो नाइफ से, बट लिथियम को भी कट कर सकते हो तुम नाइफ से। इट इज नॉट लाइक दैट कि लिथियम को तुम नाइफ से कट नहीं कर सकते। लिथियम को कट कर सकते हो, बट बाकी सबको कट करना इजी है। वही अगर यहाँ पर बात करेंगे तो सॉफ्टनेस, डेफिनेटली तुम्हारे पास सॉफ्टनेस जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, इसका। इसको तुम इजीली कट नहीं कर सकते हो नाइफ से, एल्काइन अर्थ मेटल्स को। एल्कली मेटल्स को कर सकते हो। डन। देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बहुत रैंडम ट्रेंड्स आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के जो ट्रेंड्स है वो बहुत रैंडम है। मेटेलिक बॉन्डिंग से भी देख सकते हो, मेटेलिक बॉन्डिंग है, क्योंकि मेल्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको सॉलिड को सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तुमको स्ट्रेंथ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमको वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको ब्रेक करना है। और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसका लैटिस कैसा है, उसकी लैटिस की स्ट्रक्चर कैसी है। उसका लैटिस का स्ट्रक्चर के बाद बॉइलिंग पॉइंट में अपने को ये भी देखना है कि लेट से अगर कोई और डिफरेंट फैक्टर्स तो नहीं है, कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है, नेचर में वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लैटिस कैसा है। हो सकता है एच बॉन्डिंग भी हो, बट मेटल्स में नहीं होगा डेफिनेटली एच बॉन्डिंग, बट मेटल्स में अपने को मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। लिथियम में क्या स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो लिथियम अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। वो इजीली मेल्ट नहीं होगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, नॉर्मली क्या ऑर्डर आ जाएगा उसका, ये ऑर्डर आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है तो नॉर्मली ये ऑर्डर आएगा। बट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत रैंडम ट्रेंड फॉलो करते हैं, बहुत रैंडम ट्रेंड फॉलो करते हैं, क्योंकि नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, आयनिक एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज है, कोवलेंटली एग्जिस्ट कर रहा है उसकी अलग प्रॉपर्टीज है, कोवलेंट में भी अगर वो पॉलीमर फॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली अलग प्रॉपर्टीज है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए कमेंट करना ऑलवेज इजी नहीं है। यहाँ पर फिर भी नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है, कैसे बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ से बोल सकते हो। सेम चीज कैसे बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ऐसा वही सेम चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हो, बट मैग्नीशियम का सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों कम होता है, बिकॉज मैग्नीशियम का जो पैकिंग एफिशिएंसी वो क्या है, लेस है। तो उसका लैटिस उतना स्ट्रांग नहीं है, अगर स्ट्रांग लैटिस नहीं है तो मेल्ट करना इजी, स्ट्रांग नहीं है तो उसको मेल्ट करना इजी है। वही सेम चीज बेरियम में, बेरियम के बॉइलिंग पॉइंट में ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, चेंज कर देता है। रीजन बेरियम का याद रखने की जरूरत नहीं है। बट अगेन मैं तुमको बोला मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कब कौन डोमिनेट कर जाए अपने को नहीं पता है। इसलिए जब भी तुम पी ब्लॉक में भी है, एस ब्लॉक में भी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो नॉर्मल ट्रेंड है उस पर कमेंट करना इजी है, क्योंकि वहां पर अगर नॉर्मल ट्रेंड है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, इसका मतलब एक ही फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा। बट अगर कभी भी ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं, बेरियम का ज्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, तो दीज आर द वैल्यू स्पेसिफिक। मैग्नीशियम का फिर भी मैंने रीजन इसलिए दे दिया क्योंकि वही सेम रीजन अपन ने ऊपर भी देखा था डेंसिटी के अंदर। बट वो भी अपने को याद ही रखना पड़ेगा इनडायरेक्टली कि पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी कम है तो उसको मेल्ट करना, बॉईल करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा, इजियर होगा। ठीक है, बट ऑलवेज रैंडम ट्रेंड्स आते हैं, कोई भी फिक्स ट्रेंड नहीं है। उसका रीजन मैं तुमको और बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूँ तो बोरॉन फैमिली में क्या होता है, अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे ऐसा ही ट्रेंड फॉलोगे, नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि बोरॉन के अंदर अगर तुम टॉप टू बॉटम में जाओगे, या फिर कार्बन फैमिली में देखो, कार्बन क्या है, वो नॉन मेटल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, वो मेटल्स है। बाद वाले क्या है, मेटल्स है। अब नॉन मेटल्स है कार्बन, बट वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में वो भी पता होना चाहिए। वो अगर डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो कार्बन का तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाए।
यस, बट वो तो नॉन मेटल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तो बाकी सारे मेटल से कम होना चाहिए। अगर मैं लॉजिकली देखूं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम मेटेलिक रिएक्टर टॉप टू बॉटम जाने में बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए था, अगर मैं वैसे देखूं तो, क्योंकि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पर अगर कार्बन लेट से ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इन पे कमेंट करना उतना ईजी नहीं है। तो जब भी एनसीईआरटी में तुमको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिखे, ये रीजनिंग पता मत करो, ऑर्डर देख लो, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर रैंडम आ रहा है तो क्या करना है, तो रैंडम अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहा है तो उसको याद मत रखना, उसमें हाईएस्ट किसका है लोवेस्ट किसका है वो याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम मुझे बताओ, अगर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, साइज किसका ज्यादा? सीजियम का। अगर मैं आयंस के फॉर्म में पूछूंगा तो लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। अगर मैं आयंस के फॉर्म में पूछूंगा तभी भी क्या होगा, सीजियम का ही साइज ज्यादा होगा। पर अगर सपोज मैंने तुमको बोला कि मुझे इसका नॉर्मल रेडियस नहीं, मुझे इसका हाइड्रेटेड रेडियस बताओ, इन सब में से किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि लिथियम के ऊपर चार्ज देखो, चार्ज सब पे +1। अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा है लिथियम प्लस गैसियस, सोडियम प्लस गैसियस, के प्लस गैसियस, आरबी प्लस गैसियस, सीएस प्लस गैसियस, यू विल से सर नॉर्मल ट्रेंड आएगा सर। ये लो, ठीक है सर, चार्ज तो सब पे सेम है, तो तुमने लिथियम प्लस के आयंस को वाटर में डाला, सोडियम प्लस के आयंस को भी वाटर में डाला, तो लिथियम प्लस को जैसे ही वाटर में डालोगे वहां पे सब में +1 चार्ज ही है, पर लिथियम में जो +1 चार्ज है उसका रेडियस कम है, तो जो +1 चार्ज है वो कम वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। हियर यहाँ पे क्या है? मोर चार्ज डेंसिटी। एंड बच्चे लोग, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो तुम लोग मुझे बताओ, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है कम? वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। अगर वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा लेयर फॉर्मेशन करेगा, ज्यादा लेयर फॉर्मेशन करेगा तो ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होगा। यस, मतलब हो क्या रहा है कि लिथियम का आयन, ये लिथियम है, तो ये क्या करेगा? ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो जो दूर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको भी अट्रैक्ट कर लेगा। अगर वो उनको भी अट्रैक्ट कर लेगा तो जो हाइड्रेटेड रेडियस होता है, ये उसका एक्चुअल रेडियस है। दिस इज द एक्चुअल रेडियस जो ये है। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा जो तुम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करो। More the charge density, more will be the attraction. Yes, more will be the attraction. तो more will be the hydrated radius. तो अगर ये जो रेडियस जो तुम देख रहे हो, दिस इज द हाइड्रेटेड रेडियस। तो जहां पर भी अगर चार्ज, सबसे पहले चार्ज देखना है, चार्ज जिस पे ज्यादा उसका हाइड्रेशन ज्यादा, बट अगर चार्ज सेम हो जिसका साइज कम ना, उसका हाइड्रेशन ज्यादा। एग्जाम में वो मेंशन नहीं करते हैं कि हाइड्रेटेड रेडियस कंपेयर करो, मैं एग्जाम में चुपचाप एक्वस लिख लूंगा, AQ लिख लिया। AQ का मतलब ये तुमको समझना है कि वो हाइड्रेटेड रेडियस की बात कर रहा है। अगर एग्जाम में मैंने G लिखा, इसका मतलब मैं गैसियस फेज की बात कर रहा हूँ। क्लियर? अच्छा, क्या वही सेम चीज मैं इसके लिए भी बोल सकता हूँ क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम का साइज सबसे कम है तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, तो हाइड्रेटेड रेडियस का ही ऑर्डर आएगा। अब तुम मुझे बताओ, एल्कली मेटल्स और अल्काइल अर्थ मेटल में कैसे कंपेयर करोगे, चार्ज से या साइज से? चार्ज से कंपेयर करेंगे या साइज से कंपेयर करेंगे? चार्ज से कंपेयर करेंगे। पहले चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर, तो किसका ज्यादा हाइड्रेशन? एल्कलाइन अर्थ मेटल का। वेरी गुड, ये हो गया। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा, वो वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम अट्रैक्ट करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर वो वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बच्चे लोग, तो एक चीज ये बताओ, तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो कैन आई सिंपली से दैट मोर हाइड्रेशन इट मींस मोर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और मुझे पता है कि जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 जो है मेटल हैलाइड्स फॉर्म्स हाइड्रेटेड सॉल्ट,
MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O, ठीक है, BaCl2.6H2O। सर BaCl2 क्यों नहीं बना रहा? हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। BeCl2 क्या है? इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड, इसीलिए ये हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं करता। कौन फॉर्मेशन करेगा? जो आयंस के फॉर्म में रहेगा वही तो वाटर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा। यस, और इट इज मोर कन्वीनियंट। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो एक्चुअल में ये हो रहा है, इसको ऐसे लिखना भी ज्यादा अप्रोप्रिएट, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम का तुम्हारे पास, तो इसके करस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। क्या सर वो भी कर सकते हैं क्या? सर वो भी करेंगे क्या? देखना पड़ेगा। वहां पे तो मुझे एक चीज बताओ, जनरली एल्कली मेटल्स नहीं करते हैं, बट एल्कली मेटल्स में से किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा है? किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा है? जनरली वो हाइड्रेटेड सॉल्ट हैलाइड्स, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हैलाइड्स की। अगर सल्फेट है तो वो हो सकता है, मैं कार्बोनेट से वो भी हो सकता है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हैलाइड्स। तो ग्रुप 1 जो मेटल हैलाइड्स है ना, वो जनरली हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्म नहीं करते हैं, लिथियम फॉर्म कर लेता है, LiCl2.2H2। लिथियम जो है वो फॉर्म करेगा LiCl2.2H2। बाकी हैलाइड्स की मैं बाकी सब की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हैलाइड्स। हैलाइड्स में से सिर्फ लिथियम ही ऐसा जो हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्म करेगा, बाकी नहीं करेंगे। बाकी कोई भी, जैसे सल्फेट है, तुमने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा ना? अरे ये फॉर्मूला देखा है ना, Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, यस, Na2SO4.10H2O, ग्लोबल सॉल्ट, यस। जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स तुम्हारे पास हैं। तो मेटल हैलाइड्स डू नॉट फॉर्म द हाइड्रेटेड सॉल्ट एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम फॉर्म कर लेता है। अच्छा, बट अगर मैं लॉजिकली तुमसे पूछूं कि यार एल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल, जैसे सोडियम का कोई सॉल्ट है और पोटेश और मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट है, किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा? अगर सोडियम का कोई सॉल्ट है और मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट है, तो किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा? सर मैग्नीशियम में ज्यादा होगा। यस, बट तुम मुझे बताओ फिर ऐसा क्यों? तुमने दोनों फॉर्मूले देख के रखे हैं। यस, Na2SO4.10H2O, दिस इज द ग्लोबल सॉल्ट, और नेक्स्ट वन इज द मैग्नीशियम MgSO4.7H2O। यहाँ पे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बट वहां पे 7 ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ऐसा क्यों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो डेफिनेटली किसका ज्यादा होना चाहिए? मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए ना। वेरी गुड देव, देव ने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली। दिस इज कॉल्ड द इप्सम सॉल्ट, दिस इज द इप्सम सॉल्ट। दिस इज द, तो बच्चे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर 2 सोडियम के आयंस हैं, हियर वी हैव 2 सोडियम्स के आयंस। यहाँ पर अपने पास क्या है? 2 सोडियम के आयंस हैं। तो पर सोडियम एटम्स कितने वाटर ऑफ यूटिलाइजेशन है? 5। और यहाँ पे पर मैग्नीशियम कितने हैं? यहाँ पर मैग्नीशियम है 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इफ वी टॉक अबाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम का हाइड्रेशन ज्यादा, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी ज्यादा। यस, तो ये हो गया। डाउट है? माइक ऑन करो। नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब तुम मुझे बताओ, नहीं डाउट है, सुनो। अगर जिसका हाइड्रेशन ज्यादा, उसके आयंस का मूवमेंट कम होगा या ज्यादा होगा? वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा वो बल्की मॉलिक्यूल होगा, यस और नो? वो बल्की मॉलिक्यूल है, तो बल्की मॉलिक्यूल है तो उसका जो आयंस का मूवमेंट होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? वो कम होगा। अगर वो कम होगा तो कैन आई सिंपली से दैट उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी। आयनिक मोबिलिटी कम होगी, आयंस का मूवमेंट कम है, तो कंडक्टिविटी भी कम होगा। तो अगर जिसका हाइड्रेशन ज्यादा, उसके आयंस का मूवमेंट कम, उसकी आयनिक मोबिलिटी कम, तो उसकी कंडक्टिविटी कम। कंडक्टिविटी पूछे तो ये लिख लेना।
यहाँ पर कंडक्टिविटी पूछे तो उल्टा ऑर्डर। क्या कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्या कॉम्प्लेक्स में अपन हाइड्रेशन देखते हैं क्या? क्या कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन हाइड्रेशन देखते हैं क्या? नहीं। कॉम्प्लेक्स पहले से ही बल्कि मॉलिक्यूल है, तो वहां पर अपन हाइड्रेशन नहीं देखते हैं। तो वहां पर कंडक्टिविटी कैसे कंपेयर करते थे? वहां पर कंडक्टिविटी कंपेयर करते थे कि जिसपे नंबर ऑफ आयंस जिसके ज्यादा, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ आयंस जिसके ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिर क्या देखते थे? चार्ज देखते थे, जिसपे चार्ज ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अगर मैं बेरिलियम और लिथियम की बात करूं तो किस पे चार्ज ज्यादा? बेरिलियम का। तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? बेरिलियम का। तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की। ये समझ में आता है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने तुमको वहां पर भी एक्सप्लेन किया था। तो अगर तुमको कभी भी कंडक्टिविटी कंपेयर करना है तो बेरिलियम प्लस का कंडक्ट, यहाँ पे चार्ज मत देख लेना। चार्ज कॉम्प्लेक्स में देखते थे, क्यों देखते थे? क्योंकि वहां पे हाइड्रेशन हो ही नहीं रहा था, कॉम्प्लेक्स पहले से ही बल्कि मॉलिक्यूल है, तो वहां पर अपन हाइड्रेशन देखते ही नहीं। यहाँ पे कंडक्टिविटी अगर मेरे को कंपेयर करना है लिथियम प्लस एंड बेरिलियम 2 प्लस, तो क्या करेंगे बताओ? किसका ज्यादा, किसका हाइड्रेशन ज्यादा? बेरिलियम का। तो बेरिलियम का हाइड्रेशन ज्यादा, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी कम। डन। तो ये हो गया। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी, दैट इज द फ्लेम टेस्ट। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज द फ्लेम टेस्ट? कभी ना कभी तुमने परफॉर्म किया होगा फ्लेम टेस्ट। यस, बोलो। सर कलर ऑफ फ्लेम से कौन वो फ्लेम के कलर जो ऑफ फ्लेम, कैटायन है वो पता चलेगा? कौन सा कैटायन है ऐसे वो अपन पता चल वो जाएगा। पर्पल आती है। यस, अभी अपन जनरली अपन एस ब्लॉक या डी ब्लॉक के मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली तुम क्या करते हो, तुम एक प्लेटिनम का, मैं पूरा लिखा नहीं है यहाँ पर मैं, बट मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या सेम चीज है। एक प्लेटिनम का वायर है, उसके आगे तुम क्या करते हो जनरली? लूप रहता एक, है, क्या हुआ? लूप रहता हाँ, है। लूप, लूप रहता है। प्लेटिनम का एक तुम्हारे पास वायर है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारे पास मेटल होगा। मेटल को तुम क्या करोगे? उस फ्लेम में लेके जाओगे। तो मेटल में क्या करेंगे? अच्छा, फ्लेम व्लेम नहीं बनाया क्या मैंने यहाँ पे? ठीक है। तो मेटल को क्या करेंगे? उस फ्लेम में लेके जाएंगे। तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो लोअर एनर्जी स्टेट में, वो कहाँ जाएगा? वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। बट हायर में वो क्या है? स्टेबल नहीं है, फिर से लोअर में आएगा और फोटोन इमिट करेगा। अगर कोई भी मेटल है या फिर मेटल क्लोराइड्स है, वो भी चलेगा। मेटल है या फिर मेटल क्लोराइड्स है, तुम क्या करोगे? अगर उसको फ्लेम में लेके जाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, बट हायर में स्टेबल नहीं है, वापस लोअर में आएगा, फोटोन इमिट करेगा। जो फोटोन इमिट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग तुमको कलर शो होगा। कलर तुमको दिखना चाहिए, तो कलर तुमको दिखना चाहिए, तो जो फोटोन इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ किस रेंज में होना चाहिए बच्चे लोग? विजिबल। विजिबल। वेरी गुड, ये विजिबल का रेंज है। अगर विजिबल का रेंज है, बट मेरे को एनर्जी का रेंज चाहिए कि एनर्जी किस फोटोन का एनर्जी इमिट करना चाहिए, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर तुम एनर्जी की रेंज की बात करोगे तो मैंने तो एनर्जी का रेंज भी याद करके रखा है। एनर्जी किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.26 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, एक्साइट होने के बाद अगर, तो इसके असर सारे के सारे ऐसा करेंगे? नहीं। सारे के सारे मेटल्स फ्लेम टेस्ट देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो पर्टिकुलर फोटोन इमिट हो रहा है वो विजिबल की रेंज में लाई करेगा तभी तो दिखेगा। अगर वो विजिबल की रेंज में लाई ही नहीं करेगा तो दिखेगा ही नहीं। तो ये फंडा है फ्लेम टेस्ट का। तो वही सेम चीज लिख के रखिए, मेटल एटम्स एंड देयर सॉल्ट व्हेन हीटिंग इन फ्लेम, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड बाय द हीट ऑफ फ्लेम which on de-excitations may emit the radiation in the visible range। तो मैंने यहाँ पे एनर्जी का रेंज दे के रखा है,
मैं दोनों रेंज यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वेवलेंथ का रेंज ये है, एनर्जी का रेंज ये है। अब एक और चीज सुनो, तुम लोगों ने ये चीज सुना होगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। यस, कभी ना कभी पढ़ा होगा ना। रीजन पता है? रीजन पता है क्या? रीजन जिसको पता है माइक ऑन करो और बताओ। सर सुनो, बॉइलिंग पॉइंट, हीटिंग पॉइंट ज्यादा है बहुत ज्यादा। हीटिंग पॉइंट मतलब? हीटिंग पॉइंट क्या? मेल्टिंग पॉइंट किसका? सब दोनों के बेरिलियम साइज स्मॉल और एंड दे हैव लिथियम। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। वेरी गुड। अपने को क्या करना है? अपने को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। एक्साइट करेंगे, फिर डी एक्साइट होगा, फिर फोटोन इमिट करेगा, फिर अपने को पता चलेगा कलर शो कर रहा है नहीं कर रहा है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वेरी गुड बच्चे, 1:2:2 1s2 2s2। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके अंदर। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो विजिबल की रेंज में नहीं आती। अगर विजिबल की रेंज में नहीं आती, इसलिए वो फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। तो ये एक्चुअल रीजन है फ्लेम टेस्ट नहीं देने का। बिकॉज ऑफ द हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल दे डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। बाकी सब कौन सा कलर शो करते हैं? ये कलर शो करते हैं। लिथियम है या फिर लिथियम है या फिर लिथियम, अगर इसके क्लोराइड्स भी होंगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली पहले इसको क्लोराइड्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि क्लोराइड ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए क्लोराइड्स में करके फिर फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। तो लिथियम अगर बोल के रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। LiCl है, NaCl है, KCl है, वो भी अगर ऑप्शन में देख के रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिथियम कैसा है? क्रिम्सन रेड। यस बच्चे, कलर याद करना, क्योंकि एग्जाम में अगर मैंने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गिव गोल्डन येलो कलर इन द फ्लेम टेस्ट, तो तुमको मेटल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सोडियम है। विच विल गिव द वायलेट कलर? पोटेशियम। बच्चे हेलाइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हेलाइड्स नहीं है तो दूसरा भी एलिमेंट हो सकता है। मुझे फर्क जो मेन जो कलर शो कर रहा है ना वो कैटायन शो कर रहा है। एनायन के कारण कोई भी कलरेशन नहीं है और वो अपने सिलेबस में भी नहीं है फ्लेम टेस्ट करना। अपने पास जब भी फ्लेम टेस्ट में कलर होगा वो पर्टिकुलर कैटायंस के कारण ही होगा। अब कैटायंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, बट जनरली वो क्लोराइड्स के फॉर्म में ही आएगा तुम्हारे पास ऑप्शन। फ्लेम टेस्ट इज फॉर द कैटायन ओनली। सल्फेट, अब डिपेंड करेगा कि वो सल्फेट जो है वो वेपर फेज में जा रहा है नहीं जा रहा है। क्लोराइड्स में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा अच्छा वॉलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई नहीं है। तो तुम सल्फेट में कन्वर्ट कर, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ही हाई है, या फिर लेट्स से तुमने सल्फेट लिया, तो सोडियम का सल्फेट है वो तो ब्रेक ही नहीं होता, वो तो डिकम्पोज ही नहीं होता। लिथियम का वो डिकम्पोज हो गया, SO3 गैस दे देगा, तो अपना मेन पर्पज फुलफिल नहीं हो पाएगा। अभी सल्फेट के ऊपर भी आऊंगा मैं कि सल्फेट को हीट करने से क्या होगा। बट LiCl क्या है? वो तुम्हारे पास कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। Li प्लस और Cl माइनस मिलेगा, आयंस मिलेगा, ज्यादा वॉलेटाइल है, इसका मतलब इसको तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो बच्चे, तुम डाउट्स पूछोगे, मैं तुमको रीजनिंग दूंगा, जितना तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा रीजनिंग दूंगा। कुछ रीजनिंग मैंने नहीं लिखा तो उतना यूजफुल नहीं है इसलिए नहीं लिखा, बट फिर भी तुम्हारा जो भी डाउट्स है ट्राई करोगे। वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट उसका रीजनिंग आइडेंटिफाई करने का ट्राई करोगे, ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, कलर याद करना है। यस, याद करना है। क्रिम्सन रेड, दो का क्रिम्सन रेड होता है, स्ट्रॉन्शियम का और लिथियम का। कैल्शियम का ब्रिक रेड, बेरियम का एप्पल ग्रीन। जनरली जो बहुत फेमस है ना, जिसके कलरेशंस बहुत बार याद तो सब करना ही है, बट फेमस ये है। स्ट्रॉन्शियम भी और लिथियम। रोडियम, सीजियम, कैल्शियम पे इतना नहीं पूछते हैं। तो सोडियम पोटेशियम याद कर लो, बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है वो भी याद कर लो। दो क्रिम्सन रेड अपने आप याद हो गया। सोडियम का क्या है? गोल्डन है, और पोटेशियम का लाइलैक वायलेट। करो, डन। तो ये तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी थी वो हो गई। यू विल वेट फॉर 2 मिनट्स एंड उसके बाद
तुमको आगे इसमें कुछ भी डाउट है तो तुम अपना माइक ऑन करो और डाउट पूछो, करो। नहीं है तो अपन 2 मिनट्स के बाद, आफ्टर 2 मिनट्स वी विल स्टार्ट। क्या करना है? और पूरा ट्राई करो कि जितना, देखो तुमको नोट्स ढंग से रिवाइज करना है बस, बाकी तुम सब कुछ छोड़ दो यार मेरे ऊपर कि हाँ ठीक है, जो भी चीज तुम्हारा बुकलेट सम्स वम्स अपने आप हो जाएंगे यार, उसका टेंशन मत लो। नोट्स ट्राई करो कि जितना अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं ऑलवेज आई विल ऑलवेज ट्राई कि जितना अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो मैं तुमको समझा पाऊँ। चीजें कुछ याद करनी है, जो याद करना होगा बोल दो। अब कलर का यार मतलब क्या ही बताऊं यार कि कलर ऐसा क्यों है, उसका कोई रीजनिंग भी है, बट अब जो कलर शो करेगा वो तो याद ही करना पड़ेगा यार अपने को, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट ऑलवेज ट्राई कि अंडरस्टैंडिंग जितना कर सको तुम उतना अंडरस्टैंड करो चीजों को। अगर लॉजिकल, मैं लॉजिक्स बताने वाला, इवन मैं रिएक्शंस के अंदर भी लॉजिक्स बताने वाला। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने तुमको प्रोडक्ट लिख के दे दिया कि ये बनेगा, क्यों बनेगा उसका रीजन तुमको मिलेगा, ठीक है, जितना भी पॉसिबल होगा अपनी तरफ से हो। वी विल ट्राई कि 4-5 जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जनरली 7-8-9 कंपाउंड्स, 4-5 आज कर लेंगे। वी हैव 3 लेक्चर्स, एस ब्लॉक खत्म करना है अपने। 2 मिनटों को मैं हेलो हेलो चलो। यस सर। देखो बच्चे लोग, एक चीज मैं बता दूं, स्पीड ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के कारण मैं फास्ट करवा रहा हूँ। दीज आर द जो अंडरस्टेबल है इजीली, इसलिए मैं तुमको थोड़ा जल्दी बता, ठीक है। अगर स्पीड में इशू है तो वो भी बता सकते हो कि नहीं सर मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है इतना फास्ट, तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। बट आई थिंक इट्स फाइन ना, स्पीड का तो कोई इशू नहीं है। नहीं सर, प्रॉपर है। प्रॉपर है ओके सर। चलो। ओके अब तुम देखो, तुमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल बोल दो, जो भी एलिमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? सोडियम पोटेशियम, उसके ऊपर भी एक है तुषार। तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पढ़ा होगा ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है? अरे रिएक्टिविटी सीरीज 9-10 में भी तो देखा होगा। लिथियम नहीं पता था क्या? लिथियम का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो लिथियम अगर सॉलिड फॉर्म में है, उसको तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, वो एक्वस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लिथियम का हो रहा है, एम सॉलिड है, उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और उसका एक्वस आयंस बनाएगा। इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर उसका ऑक्सीडेशन जितना इजीली हो गया, अगर उसका ऑक्सीडेशन जितना इजीली हो गया तो इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? उसका रिड्यूसिंग पावर मोर होगा।
तो ई नॉट के बेसिस पे वी विल डिसाइड कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है या फिर उसका एसआरपी क्या है। तो उसके लिए बट इसी स्टेप को हैश लॉ के बेसिस पे मैं 3 स्टेप में लिख सकता हूँ कि सर पहले मैं सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करता हूँ। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना मतलब क्या है? ये बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है, सब्लिमेशन है, क्या है? बॉइलिंग कैसे है बच्चे? सॉलिड को गैस में कर रहे हैं बच्चे, लिक्विड को गैस में नहीं, सॉलिड को गैस में करेंगे तो ये क्या है? डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है? डेल्टा एच गैसेस को, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, गैसेस फेज में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, ये क्या है? आयोनाइजेशन। वेरी गुड। और गैसेस Mn+ गैसियस फॉर्म में है, उसको वाटर में डाल दिया और एक्वस बनाया है, तो ये क्या है? हाइड्रेशन। वेरी गुड। तो कैन आई सिंपली से दैट हैश लॉ से डेल्टा एच ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन? यस। तो डेल्टा एच ऑफ ऑक्सीडेशन विल बी डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन। अब सब्लिमेशन क्या होगा? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव है। और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, वो भी क्या होगा? वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या है? एक्सो या एंडो? इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। वेरी गुड। अब मुझे किसी रिएक्शन को फेवर करवाना है, तो फेवर करवाने के लिए अगर मुझे कोई चाहिए कि मेरी रिएक्शन फेवर्ड हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो उसके लिए डेल्टा एच ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? ओके रिया, गुड। बच्चे अगर कोई भी सब्सटेंस है वो एनर्जी रिलीज करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा? ओके देन मैं गुड। ओके तुषार भाभी गुड। एनर्जी रिलीज करना चाहिए। इसका मतलब वी वांट दैट कि ये क्या हो? नेगेटिव। ये ज्यादा नेगेटिव। ये ज्यादा नेगेटिव कब होगा? सब्लिमेशन क्या हो? ज्यादा हो कब हो? ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव कब आएगी? जब सब्लिमेशन क्या हो? कम हो। तो कैन आई सिंपली से दैट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल या फिर रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल या फिर रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सब्लिमेशन? यस नो? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन? यस नो? एंड हाइड्रेशन के क्या होना चाहिए? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा उसका ऑक्सीडेशन का। तो वी कैन सिंपली से दैट रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल या फिर रिड्यूसिंग इन द एक्वस फेज, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज। ये मैं रिड्यूसिंग पावर किस में कंपेयर कर रहा हूँ बच्चे लोग? ये मैं रिड्यूसिंग पावर कंपेयर कर रहा हूँ एक्वस फेज में, एक्वस फेज में कर रहा हूँ। तो इसका मतलब सबसे पहले तो चीज क्या है? सबसे पहले वी हैव टू सी क्या ये क्या है? ये एक तो हाइड्रेशन एनर्जी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? सब्लिमेशन के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच ऑफ sublimation and it is inversely proportional to delta H of ionization energy. Yes. तो किसी भी मेटल का, बट ये किसमें है रिड्यूसिंग पावर? ये रिड्यूसिंग पावर जो मैंने बोला है वो तुम्हारे पास है एक्वस फेज में। तो एक्वस फेज में अगर कभी भी मेरे को रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करनी है तो पहले कोई भी सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर उसका हाइड्रेशन होगा। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्कली मेटल्स में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम में से।
ओके, वेरी गुड। लिथियम का आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा, अगर बच्चे लोग लिथियम का आयोनाइजेशन अगर सबसे ज्यादा हो रहा है तो उसका जो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है या फिर उसकी रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा? बच्चे देखो आयोनाइजेशन के कैसे प्रोपोर्शनल है रिया। लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे क्या है, डिफिकल्ट है, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज्यादा या कम, लीस्ट? ये सबको समझ में आता है? यस, इट शुड बी लीस्ट, बट फिर भी रिएक्टिविटी सीरीज में उसका हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होता है। यस और नो? अपने अकॉर्डिंग अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करूं तो लिथियम जो है वो सबसे लीस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम होगी, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बट स्टिल उसका ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है या फिर उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होती है। व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट, कोई बता सकता है? वेरी गुड रिया, वेरी गुड तन्मय, सिद्धेश, ठीक है। एसआरपी लेस है बट वो तो ठीक है। शिवानी, वेरी गुड। तो क्या रीजन हो सकता है? भले ही उसका आयनाइजेशन ज्यादा है तो आयनाइजेशन उसको फेवर नहीं कर रहा है, बट लिथियम की स्मॉल साइज है, ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, तो हाइड्रेशन उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये पॉइंट भी मैंने लिख के रखा है। क्या? एक मिनट, हाँ, ये देखो, reducing power in the aqueous phase, lithium is expected to have the least reducing power। अपने को क्या एक्सपेक्टेड था कि लिथियम का क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है। वह इसका हाईएस्ट होता है रिड्यूसिंग पावर। क्यों होता है हाईएस्ट? बिकॉज उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है जो उसको फेवर करेगा। डन? पक्का? इसका मतलब कोई एक फैक्टर तो है नहीं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। यस, अब किसी के लिए सर आयनाइजेशन ज्यादा होगा, किसी के लिए हाइड्रेशन ज्यादा होगा, किसी के लिए हाइड्रेशन कम, सब्लिमेशन ज्यादा, ये कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब रैंडम ट्रेंड्स तो आएंगे। इसलिए अपने क्या किया, अपन ने निकाल लिया एसआरपी वैल्यू। अब एसआरपी वैल्यू से अगर मैं कमेंट करूं तो जिसका एसआरपी वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा। वेरी गुड देविका। ओके रिदेश, गुड। ओके मिताली, गुड। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव, इट मींस उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। सर रैंडम ट्रेंड क्यों आ रहा है? रैंडम ट्रेंड क्यों आ रहा है वो मैंने तुमको बता दिया। वैल्यू याद नहीं रखनी है, ऑर्डर पता होना चाहिए। तो अगर मैं रिएक्ट वैल्यू जब भी मैं लिखूंगा ना किसी की, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और कुछ भी नहीं है। अपने को हमेशा याद रखना है ट्रेंड्स। तो अब तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? लिथियम। उसके बाद वैल्यू देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सीजियम। सीजियम से यस, तो लिथियम, फिर तुम्हारे पास होगा रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर पोटेशियम और फिर सोडियम। यस, तो ये ट्रेंड कहाँ लिखा है? ये ट्रेंड मैंने लिख के रखा है नीचे। सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा रिड्यूसिंग पावर एक्वस फेज में लिथियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का, फिर पोटेशियम का एंड फिर सोडियम का। कौन से फेज में रिड्यूसिंग पावर अपने को कहाँ कमेंट करनी है? एक्वस फेज में कमेंट। तो ये ऑर्डर आएगा। हाँ चलिए, ऑर्डर है। लिथियम का कम होना चाहिए था, ज्यादा क्यों है? रीजन बता चुका हूं। बाकी सबके रैंडम ट्रेंड्स क्यों आ रहे हैं? रीजन बता चुका हूं। यस, सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे मैंने रैंडम वैल्यूज लिए हैं। तो अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे ना, सबसे ऊपर होता है लिथियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है मैग्नीशियम। उसका रीजनिंग यहीं पे है, क्योंकि एसआरपी जो है सबसे ज्यादा किसका है? लिथियम का।
SRP जो सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम का, फिर किसका है, पोटेशियम का, फिर किसका है, कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। आया समझ में? यहाँ पे अच्छा ट्रेंड देखो, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अच्छा ट्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज वेरी गुड ट्रेंड। बट यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ राइट ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द किसकी, एक्वस फेज में। तो एक्वस फेज में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आएगा वो ये है। तो यहाँ पे SRP की वैल्यू से कमेंट कर लिया। अब तो मुझे एक और चीज बताओ, अगर मुझे एक्वस फेज नहीं चाहिए, मैंने तुमको बोला कि मुझे रिड्यूसिंग पावर कमेंट करनी है गैसियस फेज में, तो अगर गैसियस फेज में बच्चे लोग रिड्यूसिंग पावर अगर मुझे कमेंट करनी है, तो रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, और गैसियस फेज में करना है तो यही लिखूंगा क्या? सब्लिमेशन क्यों चेक करूंगा बच्चे, गैसियस फेज बोल रहा हूँ ना बच्चे मैं। लिथियम भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, और वो जो कन्वर्ट होके जहां पे जा रहा है वो भी गैसियस फेज में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा। यस बच्चे, ऑक्सीडेशन, उसकी रिड्यूसिंग पावर खुद का ऑक्सीडेशन, अगर खुद का ऑक्सीडेशन होगा तभी तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। यस, तो मुझे रिड्यूसिंग पावर चाहिए कौन से फेज में, गैसियस फेज में। तो इसका मतलब गैसियस फेज में तो मैं ये लिखूंगा कि लिथियम गैस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लिथियम प्लस गैस में। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पे ही डिपेंड करेगा। यस, क्योंकि यहाँ पे सब्लिमेशन करना ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रेशन करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे सब्लिमेशन हाइड्रेशन चाहिए नहीं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी या डिफिकल्ट? वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट तो उसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट या इजी? उसका ऑक्सीडेशन भी डिफिकल्ट, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी कम। तो कैन आई सिंपली से दैट कि रिड्यूसिंग पावर इन द गैसियस फेज, तो गैसियस फेज अगर मैंने कभी भी बोल के रखा है तो गैसियस फेज का मतलब है ये। गैसियस फेज का मतलब क्या है, गैसियस फेज का मतलब है ये। तो गैसियस फेज में सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा वो, गैसियस फेज में वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी पे। और कैसा है, इनवर्स रिलेशन है सर उसका। तो कैसा रिलेशन होगा उसका, तो इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो टॉप टू बॉटम में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर, डिक्रीजेस। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या है, इंक्रीजेस। इसीलिए अगर मेरे को रिड्यूसिंग पावर एग्जाम में पूछा है कि गैसियस फेज का बताओ या रिड्यूसिंग पावर, तो गैसियस फेज का मतलब मैं ऑर्डर कैसे लिख लूंगा, अपना ऑर्डर आ जाएगा ये कि लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है। इसका मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर ऑक्सीडाइज ही इजीली नहीं हो रहा तो दूसरों को रिड्यूस इजीली नहीं कर पाएगा, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी गैसियस फेज में। और अगर वही मैं एक्वस फेज में देखूंगा तो लिथियम का गैसियस फेज के करस्पॉन्डिंग एक्वस मीडियम में कम होना चाहिए था, बट एक्वस में उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। डन। एग्जाम में वो मेंशन नहीं करते हैं रिड्यूसिंग पावर। मैं एग्जाम में कभी भी तुमको कंफ्यूज करने के लिए जी लिख दूंगा, जी मतलब गैसियस फेज, ए क्यों लिखा है इसका मतलब एक्वस फेज। अब तो मुझे एल्कली अर्थ मेटल का बताओ, गैसियस फेज में टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? एल्कली अर्थ मेटल का गैसियस फेज में क्या होगा, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? रिड्यूसिंग पावर सेम, गैसियस फेज मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है, तो डेफिनेटली रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। और तुम मुझे एसआरपी वैल्यू से बताओ, एसआरपी वैल्यू से बताओ क्या होगा।
क्या SRP वैल्यू से भी इंक्रीजिंग आएगा क्या? इसका यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है ही नहीं है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं। तो अगर मेरे को एल्कली अर्थ मेटल के लिए अगर मेरे को गैसियस फेज में बोला तो भी वही ट्रेंड, अगर मेरे को एक्वस फेज में बोला वही कोई ट्रेंड। गैसियस फेज में किस में से देख रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी से। एक्वस फेज में किस में से देख रहे हैं? तुम्हारे पास नॉर्मली तीनों फैक्टर से, SRP वैल्यूज। यस, देखो यार बच्चे लोग, ये इंटरेस्टिंग तो है, इट्स नॉट अबाउट कि इंटरेस्टिंग नहीं है। रीजनिंग के साथ अगर पता चले तो काफी इंटरेस्टिंग, बट इसके लिए तुमको रिवीजन करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने क्लास में पढ़ लिया और तुमको लग रहा है कि मुझे याद है, क्योंकि मैं बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ यार। तो बस रेगुलर रिवाइज करते रहो, होमवर्क मत करो, रिवाइज। जैसे आज किया है, तो जैसे आज का लेक्चर खत्म हो तो इसको थरो, मतलब एटलीस्ट 1 से 1.5 आवर तक हर एक चीज जो बताई है उसको रिवाइज करना। लेक्चर 1 रिवाइज करेंगे, लेक्चर 2 जब होगा तो लेक्चर 1 फिर से रिवाइज करेंगे, 2 को फिर से करेंगे, लेक्चर 3 जब हो रहा है 1 2 को फिर से 15 मिनट्स रिवाइज करेंगे, फिर 3 को करेंगे। और लॉजिक पता करने का ट्राई करो। मुझे इनऑर्गेनिक में काफी चीजों के लॉजिक्स पता है, इसलिए मुझे चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद है। मैं रिएक्शन जनरली याद नहीं करता क्योंकि मुझे चीजें याद नहीं होती, इसलिए मैंने लॉजिक्स बना के रखे जो मैं तभी तुमको बता दूंगा। पर पहले यहाँ तक देख लो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा है, तो माइट भी 2 और प्रॉपर्टी तो कर लेंगे यार अपन। विल ट्राई के 2 तो और हो जाए, या एक अगर ये अच्छा ये हाइड्रेट वाला बड़ा है ना, ठीक है, देखते हैं कितना हो सकता है। बट यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो। अच्छा पार्टी बोलो, कुछ डाउट? सर बस यही कंफ्यूजन था कि ऑर्डर के मामले में दूसरे ग्रुप 2 में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रुप 1 में हाइड्रेशन के वजह से ऐसे। हाँ ऐसे हाइड्रेशन के वजह से ऐसे रैंडम होता है, और ग्रुप 2 में कंप्लीट लॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि ग्रुप 2 में भी हाइड्रेशन होता है, पर ग्रुप 1 में हाइड्रेशन हो रहा है, बट ग्रुप 2 में जो आयनाइजेशन है वही डोमिनेटिंग है हर केस में। बच्चे अब तीनों में से कौन सा डोमिनेटिंग, किस केस में कौन सा डोमिनेटिंग, वी कांट कमेंट ना, जब तक कि वी डोंट नो द वैल्यूज ना। यस ओके, तो सर तो जो कमेंट ही नहीं कर सकते। डोमिनेटिंग सिर्फ वैल्यू से पता कर, अब अगर तुमको वैल्यू पता है ना, जैसे कि मुझे वैल्यू पता है, तो नाउ आई कैन कमेंट के वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पर आयनाइजेशन डोमिनेट कर रहा होगा, क्योंकि जो आयनाइजेशन का ट्रेंड आएगा, जो आयनाइजेशन वाले फैक्टर से जो ट्रेंड आ रहा है, वही ट्रेंड तुम्हारे पास नॉर्मल भी आ रहा है। वैल्यू के बाद यू कैन कमेंट के कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, पहले ऐसे देख के नहीं बता सकते हो कि ये डोमिनेटिंग होगा, ये डोमिनेटिंग होगा। ओके बच्चे? हाँ सर, सो ये एक्सपेरिमेंट से ऐसे वैल्यू से पता है। यस, वैल्यूज के बेसिस पे। एक्वस में तो वैल्यू चाहिए, गैसेस में अगर बच्चा कोई भी एक प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है तो अपने को फर्क ही नहीं पड़ेगा, उस फैक्टर से देख लूंगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर अगर सपोज 2-3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है तो अपने को नहीं पता ना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, जब तक कि उन तीनों फैक्टर से कंबाइन एक रिजल्ट निकल के नहीं आ जाए। जैसा कि यहाँ पे तीनों का कंबाइन रिजल्ट निकल के आ गया SRP वैल्यू, तो वहां के बेसिस पे मैंने कमेंट कर दिया कि ऑर्डर क्या होगा। बहुत रैंडम ऑर्डर है, पहले लिथियम ज्यादा है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है, फिर पोटेशियम है, फिर क्या सोडियम है, और वो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड। ओके बच्चे? हाँ सर। चलो अब यार ये तो रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिव मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे? अगर रिएक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे बताओ? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, सिंपल सी चीज है सर। ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, करवाओ। तो ये चीज और सिंपल है, क्या करना है, इसका भी ट्रिक है। मैं एल्कली मेटल्स को लिखूंगा Am, उसको रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा M से। तो अगर एल्कली मेटल्स हैं, तुमने रिएक्शंस करवाया, तो इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। तो ये क्या होगा? ये होगा ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होके ये क्या जाएगा, कहां पर जाएगा? +1 में।
अरे बच्चे लोग, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन भी तो होगा ना, यस। रिडक्शन किसका? ये है H+ और ये क्या है? OH-। अगर इसका रिडक्शन तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? H+ का। सॉरी, अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा। रिडक्शन किसका होगा? H+ का होगा। H+ रिड्यूस होके कहाँ जाएगा? +1 में। +1 में है तो रिड्यूस होके कहाँ जाएगा? 0 में जाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा, बाकी दोनों क्या करेंगे? बाकी दोनों आपस में कंबाइन करवा लो। कंबाइन करके क्या बना देगा बताओ? कंबाइन करके क्या बना देगा? या तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा या फिर उसका ऑक्साइड बनेगा। तो दे बोथ विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म, क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा MOH। तो क्या बच्चे लोग रिएक्शन याद करने की जरूरत है, लॉजिकल है? लॉजिकल। तो तुम मुझे बताओ, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बने? NaOH प्लस H2। तो इट्स लॉजिकल। तो तुमने जितने भी रिएक्टिव मेटल्स है सारे याद कर लिए? हाँ, सब याद हो गए एक ही झटके में। पोटेशियम का वाटर के साथ KOH + H2। रुबीडियम का RbOH + H2। सर रुबीडियम तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो नहीं पढ़ा, पर लॉजिक तो वही है। कैल्शियम का वाटर के साथ COH2H + H2। सेम फंडा है, बट लॉजिक से करोगे तो जितनी भी रिएक्टिविटी सीरीज की वाटर के साथ रिएक्शंस थी सारी एक ही बार में याद हो गई। प्रोडक्ट खुद बना सकते हो अब तो। सोडियम का वाटर के साथ वही सेम चीज NaOH + H2। अब एक और चीज सुनो, कभी कभी लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है, मैं तुमको कंफ्यूजन बताता हूँ। लोगों को लगता है कि अच्छा सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन, उनको NaOH याद रह जाता है। कभी कभी क्या होता है, अपने को प्रोडक्ट याद रह जाते हैं। तो मैं एक और लॉजिक बताता हूँ। 2 साल मैंने एक लड़के को पढ़ाया था चेंबूर में। उसका रैंक था एडवांस में कुछ तो 250 के आसपास और काफी ब्राइट स्टूडेंट था। उसको मैं लॉजिक्स बता रहा था एंड यू वोंट बिलीव, एडवांस का जो पेपर था ना पूरा लॉजिक से हो रहा था। वो बोला सर लर्निंग की जरूरत ही नहीं सर। और मैंने पूरा पेपर देखा, जो ट्रिक्स यहाँ पे बताई है ना, जो लॉजिक्स उसको बताए हैं, उसने रिवाइज भी किया है डेफिनेटली, प्लस लॉजिक के बेसिस पे उसने बहुत सारे क्वेश्चन से सही किए। लॉजिक क्या है? अगर लेट्स से एग्जाम में तुमको दूसरा प्रोडक्ट पता ही नहीं है कि दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे बेस्ट है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अगर मुझे एग्जाम में पता है कि अच्छा सर ये NaOH बन गया, यहाँ पर ये H+, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो यार सबके। तो यहाँ से चीजें अपने अलग से, मुझे पता ही नहीं कि हाइड्रोजन बन रहा है, तो लॉजिक क्या है इस चीज के अंदर? अच्छा यार सोडियम मुझे पता है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर तुमको कभी भी एक प्रोडक्ट पता है दूसरा प्रोडक्ट नहीं पता है, तो तुम एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई तो रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस कौन हो सकता है? ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पहले से अपने -2 में बैठा है। अगर ऑक्सीजन पहले से -2 में है तो क्या वो फर्दर रिड्यूस हो सकता है क्या? नहीं। तो होगा कौन? हाइड्रोजन। H+, यस। कहाँ जाएगा? 0 में जाएगा। 0 में जाएगा तो क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। तो अगर तुमने किसी एक का ऑक्सीडेशन करवा दिया है तो दूसरे का तो रिडक्शन करवाना ही पड़ेगा। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि किसका रिडक्शन करवाना। तो दिस इज द हिट एंड ट्रायल, जहां से बच्चा रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकता है। 90 to 95% केसेस में ये सही हो जाता है। लॉजिकल है। ऊपर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया था, कोई बता सकता है? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेस इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर टॉप टू बॉटम में डिक्रीजेस इंक्रीजेस। इट्स, अरे मेल्टिंग इसमें रैंडम नहीं था, दूसरे वाले में रैंडम था। ये तो नॉर्मल ट्रेंड आ रहा था बच्चा। वो भी छोड़ो, मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी ये बता दो। मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी? लिथियम है। अब बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? पक्का लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। तो अगर तुम रिएक्शन देखो, अब क्या करना है? रिएक्शंस देखना है अपने को वाटर के साथ। ये रिएक्टिविटी किसके साथ देख रहा हूँ? वाटर के साथ। नॉर्मल अगर रिएक्टिविटी देखूंगा तो डेफिनेटली
नॉर्मल का तरीके से कंपेयर करेंगे, बट तुमने क्या किया, तुमने मेटल को वाटर में डिसॉल्व किया, तो रिएक्शंस होने से पहले पहले वो मेल्ट होना चाहिए, तभी तो रिएक्ट करेगा ना। अगर कोई भी है, लेट्स से लिथियम है, लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शंस करवाते टाइम तुमको पहले उसको मेल्ट करना पड़ेगा ना, है ना। तो लिथियम को मेल्ट करना इजी है डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, सोडियम क्विकली रिएक्ट करता है, और ये बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं। क्यों स्लोली करता है, क्यों विग्रसली करता है, सारा रीजनिंग दिया जा चुका है। डन बच्चे? यार मेल्ट नहीं करोगे तो रिएक्ट कैसे करेगा, लिथियम ऑक्सीडाइज कैसे होगा? वाटर के साथ तुम एक चीज देखना, तुम अगर एक काम करना, तुम यूट्यूब पे वीडियो देखना, रिएक्शन ऑफ लिथियम विथ वाटर, तो ऐसे, या फिर पोटेशियम का देखना, इतना विग्रसली रिएक्ट करता है ना, फट से इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, फट से वो फायर पकड़ लेते हैं वाटर के साथ। तो यहाँ पे विग्रसली क्यों करके रखा है, क्योंकि इसका जो है वो, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, इजीली मेल्ट होगा, इजीली मेल्ट होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, हाँ या ना। और ये तुमको पता होना चाहिए, अगर किसी का भी सरफेस एरिया बढ़ गया तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा सरफेस, पहले क्या सरफेस एरिया कम है, जैसे मेटल है सॉलिड फॉर्म में रखोगे सरफेस एरिया कम है, बट पोटेशियम क्या हो, इजीली मेल्ट हो जाए, जैसे वो मेल्ट होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए वो फास्ट रिएक्ट करता है। लिथियम इजीली वेपोराइज नहीं होगा, अगर इजीली वेपोराइज नहीं होगा तो लिथियम की रिएक्टिविटी जो होगी वाटर के साथ कम। तो वो सर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा, सॉरी देखो अच्छे से, प्रोडक्ट देख लो क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है, और माइक ऑन करो और डाउट पूछो। डन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इजीली मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, वाटर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। डन बच्चे? तो ये किसके लिए बताया है, ये बताया एल्कली मेटल्स के लिए, दिस इज फॉर द एल्कली मेटल्स। क्या एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए भी देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एम डैश। अगर मैंने कभी भी एम डैश लिखा, इसका मतलब वो एल्काइन अर्थ मेटल्स। बताओ क्या करें, बोलो बोलो। ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, +2। तो ये क्या है, ये है एम डैश। सर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यस सर ऑक्सीडाइज करेंगे, कहाँ जाएगा, एम डैश 2+ में जाएगा, एम डैश 2+ में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, तो विल सी। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन भी होगा, किसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो बनेगा क्या, H2 बनेगा, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2 बनेगा। उसके बाद दे बोथ विल कंबाइन, यस दे बोथ विल कंबाइन, क्या बनेगा, बोलो सर, ये बन जाएगा अपने पास M डैश OH होल ट्वाइस प्लस H2। आई होप क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको करना आता है, यस। चलो तो ये भी याद हो गई, तो वाटर की सारी रिएक्शंस याद हो गई।
अच्छा वाटर का सारा, अच्छा सर कैल्शियम का रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, तो अब तुम ही प्रोडक्ट बताओगे यार, बोलो। सर अरे देवी CaOH का, ट्वाइस प्लस H2। यस, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, खत्म। क्या बच्चे लोग ये चीज देखा जा सकता है क्या? रिएक्टिविटी सेम ऑर्डर, सेम वही चीज डिस्कस कर सकते हैं क्या रिएक्टिविटी में? मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब कोल्ड के साथ ही रिएक्ट कर लेगा। मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, हॉट के साथ रिएक्ट करेगा। और वही अगर मैं बेरिलियम की बात करूंगा तो बेरिलियम क्या करता है, अब देखो, अब बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड बनाने के कारण क्या करता है, बहुत सारी, तुम एक चीज देखो तुमने रस्टिंग सुना है? ठीक है, रस्टिंग के बाद तुमने गैल्वनाइजेशन भी सुना होगा। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का पेंट कर दूं उसके ऊपर तो फिर रस्टिंग नहीं होगा ना इजीली। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो O2 के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, Al2O3। Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। जैसे ही प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, जो इनसाइड जो आयरन है वो बाहर के O2 के कांटेक्ट में आएगा ही। अगर O2 के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो ऐसी का रस्टिंग। अच्छा, इसका रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ, तो तुमने बेरिलियम लेके रखा है, बेरिलियम में जैसे भी रिएक्शन किया, जैसे ही रिएक्शन किया उसने BO बना लिया, ऑक्साइड लेयर बना लिया। तो जैसे ही ऑक्साइड लेयर बनाया, अब जो रिमेनिंग बेरिलियम है उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन गया। तो क्या जो रिमेनिंग लेयर है, क्या सॉरी, जो रिमेनिंग जो बेरिलियम है, फिर से रिपीट करता हूँ, बेरिलियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो जो रिमेनिंग बेरिलियम है उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो क्या जो रिमेनिंग बेरिलियम है, क्या वो H2O के साथ रिएक्ट कर पाएगा क्या? नहीं। हाई टेम्परेचर पे भी नहीं करेगा, नहीं हाई टेम्परेचर पे भी नहीं करेगा। पर सर मेरे को रिएक्शन करवाना है तो उसको पाउडर फॉर्म में ले लो। उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। हाँ, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो सर आप ऐसा बोल रहे हो कि जब भी प्रोटेक्टिव लेयर कभी भी करवाऊंगा वो रिएक्शन करेगा ही नहीं? ये बात नहीं कर रहा। अगर प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और अगर जो प्रोटेक्टिव लेयर बन रहा है, अगर किसी सब्सटेंस में वो सॉल्युबल है, मैं बहुत जगह ये भी करूंगा कि प्रोटेक्टिव लेयर बना, उसकी मैंने फर्दर रिएक्शंस भी करवा ली। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि वो लेयर जो है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में सॉल्युबल है, सॉल्युबल हो गई है लेयर। तो अगर वो सॉल्युबल हो जाएगा तो तुम्हारी फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है। अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ प्रोटेक्टिव लेयर, फिर तुम्हारे पास रिएक्शंस नहीं होगी। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? तो ये कंसेप्ट मत रखना कि प्रोटेक्टिव लेयर बन गया तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव लेयर बन गया सर कभी रिएक्ट ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। जैसे कि Al2O3 भी है, अगर एक पॉइंट के बाद Al2O3 भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही वो डिसॉल्व होगा फिर Fe फर्दर मॉइस्चर O2 के कांटेक्ट में आएगा, रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। डन। पर सर मेरे को पूछा कि बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, वी विल से नो, रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मैंने क्वेश्चन में एग्जाम में दे दिया कि बेरिलियम को तुमने पाउडर फॉर्म में ले लिया, अभी मैं पाउडर फॉर्म में इसका रिएक्शन करवाऊंगा नीचे, पाउडर फॉर्म में ले लिया सर, पाउडर फॉर्म में रिएक्ट कर लेगा। हाँ, पाउडर फॉर्म में रिएक्ट कर लेगा। कैसे? सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। डन। पक्का? एक और कर लें क्या, बोलो, या इतना इनफ है? एक और हो जाएगा, चलो यार एक और कर लेते हैं।
आई होप वो 13 मिनट में हो जाना चाहिए। अब रिएक्शंस देख लेते हैं O2 और N2 के साथ। रिएक्शन किसके साथ? O2 एंड N2, एयर के साथ। तो करवाते हैं रिएक्शन एयर के साथ। ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग? अरे O2 ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिथियम को ऑक्सीडाइज करके कहाँ भेजेगा? अरे O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई रिड्यूसिंग कहाँ से है? ऑक्सीजन 0 में है, -2 में जाएगा, खुद रिड्यूस होगा, बाकी को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर लिथियम है, Li2 है, खुद क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? ऑक्सीडाइज होके सर ये जाएगा लिथियम, लिथियम खुद जाएगा लिथियम प्लस में। ऑक्सीजन को कहाँ भेजेगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 में भी भेज सकता है, वो O2 2 माइनस में भी जा सकता है, वो ऑक्साइड भी बना सकता है, परऑक्साइड भी बना सकता है और सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। वो ऑक्साइड भी बना सकता है, परऑक्साइड भी बना सकता है और सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं, एक और चीज बताता हूं। ऑक्साइड मतलब ये, यस। सुपर ऑक्साइड मतलब ये, परऑक्साइड मतलब यस। ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है और सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो किसका साइज ज्यादा? ऑक्साइड का है, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड का? परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अगर बच्चे लोग परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का ज्यादा है तो तुम मुझे एक चीज बताओ, R+/R-, अगर ये टेंडिंग टू 1 है, ध्यान से सुनना है, क्या अपन ने सॉलिड स्टेट में R+/R- देखा है क्या? R+/R-, अगर ये जितना ज्यादा, इफ इट इज टेंडिंग टू 1, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? और अगर दोनों सिमिलर साइज के हैं बच्चे लोग, तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? अगर सिमिलर साइज के हैं तो डेफिनेटली वॉइड फ्रैक्शन कम होगा ना, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, स्मॉल कैटायन, अगर मैंने स्मॉल एनायन लिया तो भी वो टेंडिंग टू 1 आएगा, या फिर अगर मैंने लार्ज कैटायन और लार्ज एनायन लिया तो भी वो टेंडिंग टू 1 आएगा? यस। तो स्मॉल के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है और लार्ज के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है और लार्ज के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है? रीजन नहीं। तो लिथियम छोटा है, तो बताओ ऑक्साइड बनाएगा या परऑक्साइड बनाएगा? वो ऑक्साइड बनाएगा। और बाकी वाले फिर परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि सोडियम प्लस है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा वाला है वो परऑक्साइड बनाएगा। रीजनिंग समझ में आया क्या? तो ये रहा पॉइंट, स्टेबिलिटी। अरे stability of peroxide and superoxide increases as the size of metal ions, मैं उधर लिख लेता हूँ फिर देख लेंगे। तो ये रहा, stability of peroxide and superoxide increases as the size of metal ions increases due to the stabilization of the large anion by large cation through lattice energy.
अगर लार्ज कैटायन है, लार्ज एनायन है, तो उसका लैटिस स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबल होगा। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। डन। इसीलिए लिथियम, so लिथियम का पेरोक्साइड ही बनाएगा ना, लिथियम ऑक्साइड भी बनाएगा और पेरोक्साइड भी बनाएगा। स्टेबल कौन सा है? Li2। रीजनिंग दे चुका हूँ। सोडियम भी पेरोक्साइड बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? पेरोक्साइड, क्योंकि सोडियम का साइज ज्यादा है। वही अगर पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, वो क्या करेंगे? वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। डन। पेरोक्साइड, यहाँ पर पेरोक्साइड कैसे ब्रेक होगा उसका ब्रेकिंग भी लिख सकते हो तुम। पेरोक्साइड का ब्रेकिंग कैसे होगा? इसका ब्रेकिंग होगा सर, ये Na+ है और O2 2- है। तो O2 पे चार्ज कितना है यहाँ पर? -1। यहाँ पे O2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? सुपर ऑक्साइड में -12। ये क्या है? पेरोक्साइड। अपने O2 और इसका ही पार्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, जो भी डाउट्स है मैं एक बार बता दूंगा। पहले मैं N2 के साथ रिएक्शंस बता देता हूँ, फिर वी विल सी के क्या कर। तो इतना ही करेंगे अपन N2 के साथ रिएक्शंस। एयर के साथ करवाना है तो एयर में अब तुम्हारे पास N2 भी है, तो लिथियम ही N2 के साथ रिएक्ट करता है, बाकी कोई N2 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता डायरेक्टली। तो लिथियम N2 के साथ रिएक्शन करेगा। अब लिथियम ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा बताओ? लिथियम ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? +1। और सोडियम कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। ये 0 में है तो ये कहाँ जाएगा? -3 में जाएगा। क्या बनाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। बच्चे रिया बता तो रहा हूँ, बाकी रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? मैंने तो ये भी नहीं बताया कि लिथियम क्यों रिएक्ट करेगा, बताऊंगा। पर अभी याद रखो, उसका रीजन नीचे लिखा है, ठीक है? पर पहले देख रहा हूँ कि रिएक्शन होके बनेगा क्या। लिथियम ऑक्सीडाइज होगा, लिथियम ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? +1 में जाएगा। नाइट्रोजन रिड्यूस होगा, कहाँ जाएगा? -3 में जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा Li3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, दैट इज द हाइड्रेशन वाटर का। इसका हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस बहुत इजी है। अगर तुमको आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस बोला है तो इजी है। ब्रेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर तुमको कभी भी आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस बोला है, ब्रेक करो कैटायन एनायन को, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाओ, काम खत्म। क्या बन जाएगा? LiOH बन जाएगा। सर ये भी याद हो गया रिएक्शन? यस, ये भी याद हो गया। और NH3 बन जाएगा? यस, NH3 बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन याद हो गया। सो Li3N की जगह अगर कोई और नाइट्राइड होगा तो, अगर कैल्शियम का नाइट्राइड होगा तो सेम रिएक्शन करवा ले। मैग्नीशियम का नाइट्राइड सेम करवा लो। कोई भी नाइट्राइड देखे सबका सेम करवा लें क्या? सर ALN का सेम करवा लें क्या? सर P ब्लॉक का रिएक्शन है ALN, इसका वाटर के साथ रिएक्शन, क्या सर इससे भी प्रोडक्ट सेम बनेगा क्या? बोलो क्या बनेगा? अरे बोलो रे। ALOH होल थ्राइस प्लस, ओके शिवानी गुड, प्लस NH3। तो क्या सारे नाइट्राइड की रिएक्शन एक ही बार में याद हो गया? सारे नाइट्राइड क्या, सारे के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन एक ही बार में। तो आज के बाद हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन अगर तुमको पूछे तो ऐसे बता देना, सिंपल। अच्छा तो आप बोले कि ALOH होल थ्राइस बनेगा? यस, ALOH होल थ्राइस बनेगा प्लस NH3 बनेगा। सर बाकी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? लिथियम ही क्यों रिएक्ट कर रहा है? अब तुम सोचो। N2 है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है?
What is the bond order of N2? 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रेक करना इजी या डिफिकल्ट? अरे ब्रेक करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, देखो 2 स्टेप्स हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, लिथियम नाइट्राइड का क्या हो रहा है, लैटिस बन रहा है, और सोडियम जो N2 है उसको ब्रेक करना है। नाइट्राइड छोटा है, लिथियम भी छोटा है, तो लैटिस स्ट्रांग बनेगा, स्टेबल बनेगा, अच्छा लैटिस बनेगा, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। यस, और N2 को ब्रेक भी तो करना है, तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो अगर तुम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो अगर कम रिक्वायर्ड है और रिलीज ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। क्या ओवरऑल डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्या? क्यों सर नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि स्टेबल लैटिस बन रहा है। क्यों स्टेबल बन रहा है? क्योंकि स्मॉल एन एन स्मॉल कहते हैं। अच्छा, डेल्टा एच ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब क्या, वो रिएक्शन को फेवर करेगा? हाँ, फेवर करेगा। स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्मेशन होगा। ये ऊपर वही पॉइंट लिख के रखा है मैंने। मैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तुम ऊपर गो थ्रू भी कर सकते हो। तो सिंपल रीजन क्या है कि जो हाई लैटिस एनर्जी जो है प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू ब्रेक द एनएन बॉन्ड। तो एनर्जी, नेट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। बाकी एल्कली मेटल्स में क्या होगा, उनका साइज ज्यादा है, तो नाइट्राइड के साथ इतना स्टेबल लैटिस फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर लैटिस फॉर्मेशन उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है बच्चे लोग, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम रिलीज होगी। N2 को देनी ज्यादा पड़ रही है बट रिलीज कम कर रहा है, तो नेट डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। इसीलिए बाकी जो भी है वो N2 के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगी। डन। तो बाकी जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। रिया अभी क्लियर है तुमको ये वाला पॉइंट कि वो क्यों कर रहा है और ये क्यों नहीं कर रहा है? यस। हेलो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओ रिया, लिथियम का आयंस छोटा होगा या बड़ा होगा? लिथियम छोटा है, नाइट्राइड भी छोटा है। यस। तो अगर दोनों स्मॉलर आयंस है तो उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। उसका जो लैटिस जब फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अपने को लैटिस फॉर्म करना है ना, लिथियम N2 के साथ कंबाइन होके एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है, इसका लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है, तो लैटिस फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ब्रेक करने में जो रिक्वायर्ड है N2 का, उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी नेट क्या होगा, नेगेटिव। नेट नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस होगा। बाकी के साथ उतना स्टेबल लैटिस फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज नहीं कर रहा है, तो रिलीज एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को। तो अगर सफिशिएंट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए बाकी के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता और लिथियम के साथ कर लेता है। डन। अब एक और चीज सुनो, तुमने एक चीज पढ़ के रखी होगी कि एल्कली मेटल्स को जो है वो स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। यस, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। केरोसिन ऑयल में करने से क्या होगा, वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो डेफिनेटली तुम्हारे पास क्या होगा, उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, और इसका डेंसिटी जो होता है ना वो कम होता है। सॉरी, डेंसिटी जो इन सब का होगा ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा ऑयल से। तो अगर ऑयल से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, सिंक कर जाएगा। बट लिथियम को केरोसिन में तुम नहीं रख सकते हो। बट जो लिथियम का डेंसिटी जो होता है ना, उसका मास कम है तो डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम तो उसका ऑयल से डेंसिटी कम, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा।
तो अगर वो फ्लोट करेगा तो फिर तो यार फिर तो वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है, O2 के कांटेक्ट में आ सकता है। तो लिथियम को फिर केरोसिन में स्टोर करके नहीं रख सकते हो, उसको एक पैराफिन वैक्स आता है उसमें रैप करके रखना पड़ता है। तो रैप करके रखोगे तो फर्दर कांटेक्ट में नहीं आएगा। सर मेरा भी दूसरा लेक्चर है, बस यही एक चीज बतानी थी, ये देख लो यार, ये इतना ही है। केरोसिन वाला समझ में आया कि ये चीज ध्यान रखना, बहुत जगह पे मेंशन नहीं है, यही लिखा है कि एल्कली मेटल्स को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, बट नहीं, एल्कली मेटल्स है तो तुम उसको केरोसिन में स्टोर करके लिथियम में नहीं रख सकते, क्योंकि लिथियम क्या है, उसका डेंसिटी ऑयल से कम है, तो फ्लोट करेगा तो वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में और O2 के कांटेक्ट में आ सकता है, तो उसका कारण उसको स्टोर करके रखते हैं पैराफिन वैक्स में। दिस इज द इनफ फॉर टुडेज क्लास। नोट्स में शेयर कर दूंगा, आफ्टर दैट वी विल डू द इसका जो रिएक्शन है ऑक्साइड और उसके साथ, वो नेक्स्ट क्लास में करें। नोट्स में थोड़ा सा लेट भेजूंगा क्योंकि मेरा एक और लेक्चर, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स होंगे, अभी तुम अपना लेक्चर लो, मैं भी अपना लेक्चर लेता हूँ, बाकी जो भी डाउट्स होंगे दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके रिया, तुम्हारा एक डाउट है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके देन, चलो बाय बाय।